वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। 395 टेस्ट नंबर है 395 और आज डेट हो गई है 18 जून 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए हाल ही में यह उत्सव ओडिशा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। अब बताइए उपर्युक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित किस त्यौहार की बात हो रही है? किस त्यौहार की ओर संकेत कर रहा है? गरिया पूजा फेस्टिवल, या फिर रज पर्व, या फिर राजा पर्व और बथुकम्मा, या फिर अम्बुबाची मेला। देखिए उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है 3 दिनों तक चलता है एक अनूठा त्यौहार जिसमें मानसून की शुरुआत भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं और इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। इस त्यौहार का नाम है रज पर्व या फिर राजा पर्व। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए हाल ही में उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा उत्सव जो है मनाया गया। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं और इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। राजा पर्व उत्सव मनाने के दौरान ओडिशा के लोग धरती माता के मासिक धर्म के दिनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में 3 दिनों तक खुदाई, बुआई अथवा जुताई जैसी सभी कृषि कार्यों को रोक देते हैं। कहाँ का है ये रज पर्व या राजा पर्व? उड़ीसा का, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो 3 दिन होते हैं इस प्रकार होते हैं। राजा संक्रांति, आषाढ़ मास के पहले दिन को संक्रांति से पहले के दिन यानी पिल्ली राजा संक्रांति के दिन और उसके बाद के दिन को भोजदाह या फिर बसी राजा के नाम से जाना जाता है। बाकी गरिया पूजा फेस्टिवल है त्रिपुरा का, रियांग जनजाति मनाती है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आरोग्य पथ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आरोग्य पथ, एक है आरोग्य सेतु, यह है आरोग्य पथ। तो देखिए आरोग्य पथ एक वेब आधारित समाधान प्रणाली है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। इस पोर्टल को सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं की साझेदारी में विकसित किया गया है। आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, वेब आधारित समाधान पोर्टल है। दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो हाल ही में CSIR द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल नाम क्या है? आरोग्य पथ को लॉन्च किया गया है। आरोग्य पथ नाम का यह वेब आधारित सूचना मंच निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और पूरी कुशलता से ग्राहकों के एक विस्तृत नेटवर्क तक पहुंचाने, उनके और आसपास के चिकित्सा जांच केंद्रों, मेडिकलों, दुकानों और अस्पतालों आदि जैसे मांग केंद्रों के बीच संपर्क की कमियों को दूर करने में मदद करेगा और यह ग्राहकों की विस्तृत सूची और उत्पादों के लिए दिखने वाली नई ज़रूरतों की वजह से व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। आरोग्य पथ CSIR ने लॉन्च किया इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा सर्कुलर लिंक रोड जोड़ता है, किसको किससे जोड़ती है बताइए? सर्कुलर लिंक रोड लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ती है क्या? जोजिला को बनिहाल दर्रे से, शिवकिला दर्रे को लिपुलेख दर्रे से, बनिहाल दर्रे को बोमडिला दर्रे से। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और पहले ये देखिए कि चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पर। देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, इसको धारचूला से जोड़ती है। उत्तराखंड के लिपुलेख को उत्तराखंड में धारचूला, और जोजिला दर्रा को बनिहाल से, बुर्जिल जोजिला बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिल अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर ए, लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ता है सर्कुलर लिंक रोड। तो देखिए कुछ दिन पहले भारत सरकार द्वारा
17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर कितनी 80 किलोमीटर लंबे रणनीतिक सर्कुलर लिंक रोड का उद्घाटन किया गया, जिसको लेकर नेपाल द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि एवं प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानचित्र को अपनाया, जिसमें लिपुलेख को, काला पानी को, लिम्पियाथुरा को नेपाल ने अपने नक्शे पर दर्शाया, नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया, जिसका भारत ने विरोध किया। तो सर्कुलर लिंक रोड जो है लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विगत कुछ समय से समाचारों में रहने वाली सुंगोली संधि से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर इस पर चर्चा कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है इसके ऊपर, और सारे तरीक़ों से किए याद रखिए उसको और तैयार रहिए। तो देखिए, सुंगोली संधि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुई थी कब? 1816 में। ये डेट भी याद रखिएगा। इस संधि के तहत काली नदी के पूर्व का इलाका भारत का माना गया। इस संधि के तहत गंडक नदी को भारत नेपाल के बीच सीमा माना गया। देखिए, बिल्कुल सुंगोली की संधि जो है भारत नेपाल के बीच 1816 में हुई, और जो गंडक रिवर है वो भारत नेपाल को के बीच गंडक नदी को सीमा माना गया। ये वाला करेक्ट है स्टेटमेंट, पहला वाला भी करेक्ट है। दूसरा गलत है, क्योंकि इस संधि के तहत काली नदी के जो पूर्व का इलाका है ना, वो नेपाल का माना जाएगा। किसका? नेपाल का, भारत का नहीं। तो करेक्ट है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड वाला, दूसरा एलिमिनेट कर दीजिए, दो जहाँ जहाँ पर है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तीसरा करेक्ट है तो ये भी नहीं होगा, बी हो जाएगा फिर। तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1816 में सुंगोली की संधि हुई। इस संधि के तहत काली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का माना गया। इसके अलावा सुंगोली संधि के तहत गंडक नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा माना गया, जहां काली नदी के कई धाराओं के होने एवं इसके अलग अलग उद्गम होने से वहीं जो है दूसरी गंडक नदी की धारा का प्रभाव बदलने से भारत और नेपाल सीमा को लेकर विवाद कायम है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में पारासेल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? पारासेल द्वीप भारत और नेपाल, बांग्लादेश और भारत, चीन और भारत, या वियतनाम और चीन? तो भारत नेपाल नहीं है, भारत बांग्लादेश नहीं है, चीन भारत नहीं है, ये है वियतनाम और चीन। और एक देश और है इसमें, वो है ताइवान। कौन है? ताइवान। तो मुद्दा क्या देखिए, वियतनाम ने विवादित पारासेल द्वीप समूह में चीन के हालिया केबल बिछाने पर आपत्ति जताई है। मतलब यहाँ पर जो है चीन ने भी केबल बिछाया होगा अपना। और क्या कहा वियतनाम ने? वियतनाम ने कहा कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। और रेडियो फ्री एशिया ने वियतनाम विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा है कि देश ने एक वियतनामी चौकी के आसपास चीनी समुद्री मिलिशिया की उपस्थिति के लिए एक स्पष्ट प्रतिक्रिया में दक्षिण चीन सागर में एक अन्य प्रतियोगिता द्वीप श्रृंखला में एक तट रक्षक पोत तैनात किया है। यूएस आधारित विशेषज्ञों ने कहा है कि केबलकार ने अंदेशा दिया है कि चीन पारासेल में अपने कब्जे वाले सुविधाओं के लिए एक अंडर सीट सर्वेलेंस सिस्टम स्थापित कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र का सैन्यकरण हो रहा है। तो केबल वेबल बिछाने का मतलब क्या है? कोई सर्वेलेंस सिस्टम वहाँ पर बना रहा है वो, जिससे ऑपरेट कर सके, अपनी सेना को ला सके। तो सैन्यकरण हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में है, विवाद में है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसकी है क्या है। देखिए, वियतनाम और चीन दोनों दक्षिण चीन सागर के उत्तर में चट्टानों और चट्टानों की एक श्रृंखला पारासेल द्वीप समूह का दावा करते हैं। और दक्षिण चीन सागर में स्थित पारासेल द्वीप समूह को लेकर चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच विवाद है। वियतनाम कहता है कि उनके पास पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य और कानूनी आधार हैं जो हुआंग सा मतलब पारासेल और ट्रुंग सा मतलब स्प्रेटली द्वीप समूह पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपनी संप्रभुता की पुष्टि करते हैं, ऐसा कहता है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार खरीफ एवं रबी की फसलों की बुआई से पहले किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनके कृषि उत्पाद को उचित मूल्य प्रदान करना।
इसकी स्थापना 1965 में खाद्य मूल्य एवं नीति समिति 1964 की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग के रूप में की गई थी, लेकिन 1985 में इस संस्था के नाम का संशोधन करते हुए लागत शब्द भी इसमें जोड़ दिया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात हो रही है, जिससे 1985 के बाद इस संस्था का पूरा नाम हो गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब देखिए, वर्तमान में इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। वर्तमान में इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। 2 बार हो गया क्या? चलिए, एक बार ही काफ़ी है। कितने? 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जारी किए जाते हैं आयोग के द्वारा। किस आयोग के द्वारा? किस आयोग के द्वारा? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एल्बिनिज्म या रंजकहीनता से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, असत्य है। तो रंजकहीनता की वजह से बालों, त्वचा और आँखों में पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है। और एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता एक दुर्लभ, गैर संक्रामक, आनुवंशिक रूप से जन्म के समय ही मौजूद रहने वाली एक त्वचा संबंधी विकार है। रंजकहीनता की स्थिति वाले अधिकांश लोग मंद दृष्टि की समस्या से पीड़ित होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा सारे के सारे तो करेक्ट हैं, गलत तो कोई है नहीं इसमें, तो इसका हम लगाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। तो रंजकहीनता की वजह से बालों, त्वचा और आँखों में रंजकता यानी पिगमेंटेशन या मेलानिन की कमी हो जाती है, जिससे तेज रोशनी में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और मेलानिन की अनुपस्थिति का कोई इलाज है ही नहीं, और यही रंजकहीनता का कारण बनता है। अब देखिए, एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता एक दुर्लभ बीमारी है, गैर संक्रामक बीमारी है और आनुवांशिक रूप से जन्म के समय ही मौजूद रहने वाला त्वचा विकार है। ये पूरी दुनिया में और महिलाओं और पुरुषों सभी में पाई जाती है, मतलब किसी में भी ये पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में पाई जाती है ये। तो रंजकहीनता की स्थिति वाले अधिकांश लोग मंद दृष्टि की समस्या से पीड़ित होते हैं और उन्हें त्वचा का कैंसर होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रकृति सूचकांक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, 2 स्टेटमेंट हैं और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो प्रति सूचकांक स्वतंत्र रूप से चयनित 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के समूह में प्रकाशित शोध लेखों से संबंधित जानकारी के एक डेटाबेस है, और इस डेटाबेस को नेचर रिसर्च द्वारा संकलित किया गया है। प्रकृति सूचकांक बिल्कुल नेचर रिसर्च के द्वारा संकलित किया गया है। पहला वाला भी करेक्ट है, तो सारे के सारे दोनों करेक्ट हैं, तो सी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। प्रकृति सूचकांक स्वतंत्र रूप से 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के समूह में प्रकाशित शोध लेखों से संबंधित जानकारी का एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस को नेचर रिसर्च द्वारा संकलित किया गया है। रैंकिंग कुल अनुसंधान आउटपुट पर आधारित है, जिसे संस्थानों ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक प्रकाशित करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की 5 विभिन्न व्यापक मानकों के आधार पर इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है? देखिए, आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग में पहला स्थान बरकरार रखते हुए समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर है, और विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। 2 अलग अलग बातें, ध्यान दीजिएगा। आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान बरकरार रखते हुए समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर है, और अगर यूनिवर्सिटी की सूची की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इंडिया रैंकिंग 2020 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग में पहला स्थान बरकरार रखते हुए समग्र रैंकिंग में जो है सर्वोच्च स्थान पर है, मतलब प्रथम स्थान पर है। विश्वविद्यालयों की सूची में देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है, और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट की श्रेणी में देखें तो आईआईएम अहमदाबाद शीर्ष पर है, और मेडिकल श्रेणी में एम्स लगातार 3 वर्षों से शीर्ष पर बरकरार है। अब देखिए, महाविद्यालयों में मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा, और डेंटल श्रेणी में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली ने प्रथम स्थान हासिल किया। इंडिया रैंकिंग 2020 में डेंटल संस्थानों को पहली बार शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बोको हराम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
पहला स्टेटमेंट है, नाइजीरिया में बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है जो कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है। बोको हराम नाइजीरिया से मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है और उसे एक इस्लामिक देश में तब्दील करना चाहता है। बोको हराम कौन सा करेक्ट है? नाइजीरिया में है या फिर कहीं और है, जैसे सीरिया में या पाकिस्तान में या इज़राइल में, कहाँ पर? देखिए नाइजीरिया में ही है, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और दूसरा भी करेक्ट है, बोको हराम नाइजीरिया में मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है और उसे एक इस्लामिक कंट्री में तब्दील करना चाहता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। हाल ही में आतंकवादी संगठन या आतंकी संगठन बोको हराम के संदिग्ध सदस्यों ने नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में 69 लोगों की हत्या कर दी है। 69 लोगों की हत्या कर दी है इन्होंने। और स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कुछ सप्ताह पहले किए गए हमले का विरोध करने के कारण बोर्नो प्रांत के गुबियो इलाके में फोदुमा कोलोमिया गांव में हमला जो है वो किया गया। गुबिया बोरोनो राज्य की राजधानी गेंदुगुड़ी में उत्तर पश्चिम में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुबियो जो है बोर्नो की राजधानी मेंदुगुड़ी के उत्तर पश्चिम में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ज़्यादातर लोग पशुपालन से जुड़े हैं और वे बोको हराम के हमले के खिलाफ अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ पर है? नाइजीरिया में है। नाइजीरिया कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में, जो कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है और मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है और एक इस्लामिक कंट्री में तब्दील करना चाहता है नाइजीरिया को। और क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इसने अभी हाल ही में संदिग्ध सदस्यों ने इसके नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में 69 लोगों की हत्या कर दी है। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 102 बार। धन्यवाद।